हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। हम एस्ट्रोनॉमी पढ़ रहे थे, अंतरिक्ष विज्ञान पढ़ रहे थे, जिसमें हमने दो टॉपिक कंप्लीट कर लिए थे, ब्रह्मांड और आकाशगंगा। आज हम तीसरा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जिसको बोला जाता है तारे, स्टार। मैंने पहले आपको बताया था, सबसे पहले हम ब्रह्मांड कंप्लीट करेंगे, फिर हम दूसरी बात में हम आकाशगंगा कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम तारे कंप्लीट करेंगे, इन सब के बाद हम सूर्य पे आ जाएंगे, सौर मंडल पे आ जाएंगे। तो आज हमारा तीसरा टॉपिक होने वाला है स्टार। लेकिन उसके पहले मैं आपको दो अभिक्रियाओं के बारे में बताऊंगा, नाभिकीय संलयन अभिक्रिया और नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। न्यूक्लियर फिजन रिएक्शन और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के बारे में आपको बताने वाला। सबसे पहले नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया नाम से स्पष्ट हो रहा है, विखंडन मतलब कि जिसमें नाभिक का विखंडन हो रहा है, मतलब कि नाभिक टूट रहा है। तो इस अभिक्रिया के अंतर्गत एक नाभिक दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है, तो उसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है तो उसको बोला जाता है नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया। ठीक है। और इस जब ऐसा होता है, जब ये नाभिक जो होता है दो या दो से अधिक नाभिकों में टूटता है, तो एक ऊर्जा मुक्त होती है बहुत अधिक मात्रा में, जिसको बोला जाता है नाभिकीय ऊर्जा। कौन सी ऊर्जा बोला जाता है? नाभिकीय ऊर्जा बोला जाता है। ठीक है। अब ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है बहुत ही ज्यादा तीव्र होती है, मतलब जब नाभिक टूटता है तो बहुत ही ज्यादा ऊर्जा मुक्त होती है। ठीक है। तो ये जो नाभिकीय ऊर्जा होती है, नाभिकीय विखंडन श्रृंखला होती है, अभिक्रिया होती है, वो दो प्रकार की होती है। ठीक है। एक तो होती है अनियंत्रित रूप से होती है, तथा दूसरी होती है नियंत्रित रूप से। नियंत्रित रूप से होती है। तो इन चीजों को अपन लोग समझ लेते हैं कि अनियंत्रित कैसे होती है और नियंत्रित कैसे होती है। ठीक है। नियंत्रित अभिक्रिया और अनियंत्रित अभिक्रिया के बारे में हम पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ेंगे अनियंत्रित। ठीक है। इसका एक एग्जांपल भी ले लेंगे अपन लोग। अनियंत्रित अभिक्रिया के अंतर्गत क्या होता है, जब एक नाभिक पर न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है, न्यूट्रॉन की वर्षा की जाती है, तो क्या होता है, वो अपने ही समान लेकिन छोटे कुछ नाभिकों में टूट जाता है। ठीक है। लेकिन ये अभिक्रिया यहीं पे नहीं रुकती, ये क्या करती है और आगे भी बढ़ती जाती है, ये और टूट जाते हैं दो में। ठीक है। जब ये बढ़ जाएंगे तो फिर ये वापस से दो में टूट जाएंगे, तो ये अभिक्रिया जो चलती रहती है एक चेन के रूप में। ठीक है। किसके रूप में? एक श्रृंखला के रूप में चलती रहती है, और तब तक चलती रहती है जब तक कि ये नाभिक पूरी तरह से समाप्त ना हो जाए। ठीक है। तो इसको बोला जाता है अनियंत्रित अभिक्रिया। इसको एक बार शुरू कर देने पर हमें कुछ नहीं करना पड़ता, बस ये अपने आप से चलती रहती है। ठीक है। आप लोगों ने एटम बम का नाम सुना होगा, परमाणु बम का नाम सुना होगा। अमेरिका के द्वारा सर्वप्रथम बनाया गया था परमाणु बम, जो कि जापान के ऊपर द्वितीय विश्व युद्ध में, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में फेंका गया था 1945 में, जिसमें उसके दो शहर हिरोशिमा और नागासाकी दोनों तबाह हो चुके थे। इतना ज्यादा खतरनाक होता है परमाणु बम। तो परमाणु बम जो होता है उसमें क्या किया जाता है, यूरेनियम 92 का यूज किया जाता है और 235 का यूज किया जाता है, ऐसे उसका सूत्र होता है। और परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम का भी यूज किया जाता है, जिसको बोलते हैं 94 239। ठीक है। तो परमाणु बम बनाने के लिए इन दोनों चीजों का यूज किया जाता है। ठीक है। तो परमाणु बम क्या होता है, किस अभिक्रिया पे कार्य करता है? नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है। बहुत ही ज्यादा खतरनाक होता है। क्वेश्चन क्या आएगा, परमाणु बम या एटम बम किस अभिक्रिया पे, किस रिएक्शन पे कार्य करता है? तो नाभिकीय विखंडन अभिक्रिया पे कार्य करता है। और उसमें कौन कौन सी चीजों का यूज किया जाता है? उसमें यूरेनियम का यूज किया जाता है, उसमें प्लूटोनियम का यूज किया जाता है। दो चीजों के बारे में मैंने पढ़ा है आप लोगों को समझ में आ गया। चलो, ये मैंने बताया अनियंत्रित नाभिकीय श्रृंखला अभिक्रिया के बारे में। मतलब एक श्रृंखला ही होती है ना, एक पूरी श्रृंखला बनती जाती है। एक बना, फिर उससे दो टूटे, दो से फिर चार हुए, चार से आठ हुए, तो ये क्या हो गई, एक श्रृंखला हो गई, एक सीरीज हो गई। तो ये हो गई अनियंत्रित, जिसमें एक बार हमें न्यूट्रॉन की बारिश कराने के बाद जब नाभिक टूट जाता है तो उसके बाद हमें कुछ नहीं करना पड़ता, वो अपने आप से कुछ कर लेता है। लेकिन एक और होती है जिसको बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया, नियंत्रित रूप से जो कार्य करती है। ठीक है। उसको बोला जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया। माना उसमें क्या होता है, एक नाभिक होता है जिसमें न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है। किसकी? न्यूट्रॉन की बारिश की जाती है उस नाभिक को तोड़ने के लिए। लेकिन उस नाभिक को तोड़ने के लिए न्यूट्रॉन की बारिश तो की जाती है, लेकिन उसमें क्या होता है, ड्यूटेरियम का उपयोग किया जाता है, D2O, जिसको बोला जाता है भारी जल। क्या बोला जाता है? भारी जल बोला जाता है हिंदी में। इंग्लिश में बोला जाता है ड्यूटेरियम। ठीक है।
और इनका उपयोग किस लिए किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है कि अगर ये अभिक्रिया तीव्र गति से होने लगती है तो इसका उपयोग करके और एक ग्रेफाइट का उपयोग करके क्या कर दे, ग्रेफाइट का उपयोग करके क्या कर दे, इनको मंद कर दे, इनकी गति को धीमा कर दे। तो इनका उपयोग किया जाता है ड्यूटेरियम या D2O या फिर भारी जल का उपयोग किया जाता है, और ग्रेफाइट का उपयोग किसके रूप में किया जाता है? मंदक के रूप में किया जाता है। ठीक है। अब क्या होता है इसके अंतर्गत, इसकी जो ऊर्जा मुक्त होती है, नाभिक के टूटने से जो ऊर्जा मुक्त होती है उसका उपयोग अच्छे कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि बिजली बनाने के लिए इसका उपयोग किया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में इसका उपयोग किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर ले लेते हैं आप लोग नाभिकीय रिएक्टर। नाभिकीय रिएक्टर इसका एग्जाम्पल है। नाभिकीय रिएक्टर क्या है? इसका एग्जाम्पल है जिसमें इसका उपयोग किया जाता है नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उपयोग किया जाता है, जो कि विखंडन पे आधारित होती है। ठीक है। बहुत ज्यादा गर्मी है, पंखा वंखा बंद करके लेक्चर बनाना पड़ता है तो बड़ा पसीना आ रहा है, आप लोग समझ सकते हो। ठीक है। तो ये हो गई नाभिकीय रिएक्टर। किसका उदाहरण है? नियंत्रित श्रृंखला अभिक्रिया का उदाहरण है जिसमें विखंडन का उपयोग किया जा रहा है, नाभिक का विखंडन किया जा रहा है। ये अपन ने समझ लिया। अब हम पढ़ने वाले हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया। अब नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के बारे में आप लोग पढ़िए। इससे भी नाम से स्पष्ट हो रहा है नाभिक का संलयन होना। नाभिक का क्या होता है? संलयन होना, मतलब कि जुड़ना, एक दूसरे से जुड़ना क्या कहलाता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहलाता है। ठीक है। इसमें क्या होता है? दो या दो से अधिक नाभिक मिलके किसी एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। ठीक है। एक बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। अब जब ये आपस में ये नाभिक जुड़ेंगे, ये जो आपस में ये न्यूक्लियस जुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा? बहुत अधिक मात्रा में ऊर्जा मुक्त होती है। ऊर्जा बहुत अधिक मात्रा में मुक्त होती है। ठीक है। तो इसको नाभिकीय संलयन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक है। अब जैसे कि आप लोगों ने हाइड्रोजन बम का नाम सुना, हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा, हाइड्रोजन बम का नाम सुना होगा। अभी मतलब परमाणु बम का जमाना गया, हाइड्रोजन बम का जमाना है। तो इसमें क्या होता है? हाइड्रोजन के 4 अणु मिलके क्या कर देते हैं? एक हीलियम का अणु का निर्माण करते हैं। बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? बहुत अधिक मात्रा में क्या करते हैं? ऊर्जा विमुक्त करते हैं। ये जो होता है परमाणु बम से, कितना? परमाणु बम से 1000 गुना विनाशकारी होता है। ठीक है। कौन? हाइड्रोजन बम। कितना होता है? 1000 गुना विनाशकारी होता है। मतलब अगर किसी देश के द्वारा हाइड्रोजन बम चला दिया जाता है किसी दूसरे देश पे, तो पूरे विश्व के खत्म होने की उम्मीद कही जाती है। ठीक है। अभी हाइड्रोजन बम बहुत सारे देशों ने बना लिया, जैसे अमेरिका हो गया, चीन हो गया, रूस हो गया। इन लोगों ने क्या कर दिया? हाइड्रोजन बम का निर्माण कर चुका है, और वो एक दूसरे को डराते रहते हैं, हमारे पास हाइड्रोजन बम है, हम फेंक देंगे फेंक देंगे फेंक देंगे। तो अगर जिस दिन ऐसा हो गया तो पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। और इसलिए कहता हूँ जल्दी जल्दी जॉब लगवा लीजिए, अच्छे से पढ़ाई कीजिए, जल्दी जल्दी जॉब लग जाएगी तो हम लोग जॉब का आनंद ले पाएंगे। पता नहीं कब हाइड्रोजन बम फोड़ दे कोई सा देश इसके ऊपर। ठीक है। चलो, ये दोनों चीजें मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी। अगर ये समझ में नहीं आई तो पीछे जाइए, वापस से वीडियो को फिर से देखिए, आप लोगों को पूरी तरह से समझ में आ जाएगी। तो आइए अब हम स्टार्स के बारे में पढ़ते हैं, तारों के बारे में पढ़ते हैं। शुरुआत करते हैं। सबसे पहली बात, तारा बनने की कंडीशन क्या होती है? जब कोई तारा बनेगा, स्टार बनेगा, क्या बनेगा? स्टार बनेगा, तो उसकी कुछ कंडीशंस होती होगी। तो उसमें 2 कंडीशन होती है। कैसी 2 कंडीशंस होती है? सुनिए मेरी बात। 2 कंडीशंस होती है। पहली कंडीशन होती है कि उसकी खुद की हीट होनी चाहिए। हीट होनी चाहिए मतलब कि ऊष्मा होनी चाहिए, ऊष्मा होनी चाहिए, खुद की ऊष्मा होनी चाहिए। दूसरी कंडीशन, खुद की लाइट होना चाहिए। खुद की क्या होनी चाहिए? लाइट होना चाहिए, मतलब कि खुद का प्रकाश होना चाहिए। ठीक है। अगर किसी भी पिंड में, उल्का पिंड नहीं बोलूंगा, ब्रह्मांड के किसी भी पिंड में ये दोनों कंडीशन अगर वो पूरी करता है तो वो क्या कहलाता है? तारा कहलाता है। खुद की हीट होती है, उसकी खुद की ऊष्मा होती है तो वो तारा कहलाएगा। खुद की लाइट होती है, खुद का प्रकाश होता है तो वो क्या कहलाएगा? तारा कहलाएगा। ये दोनों कंडीशन अगर पूरी करनी चाहिए। तो इसका एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, सूर्य।
सूर्य इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं, सन इसका एक एग्जाम्पल हो जाएगा। सर क्या बात कर रहे हो, सन कैसे इसका एग्जाम्पल हो जाएगा? सन तो सन है नजर, वो तारा थोड़ी है। अरे भैया तारा ही है, सूर्य क्या है? एक तारा है। अरे सर सूर्य एक तारा है, तो रात में जो आते हैं वो क्या है? भैया वो भी तारे हैं। कैसी बातें कर रहे हो सर? सूर्य दिन में आता है, तारे रात में आते हैं। सूर्य आता है तब धूप निकलती है, तारे आते हैं जब धूप नहीं निकलती है। तो एक बात आप लोग समझिए, जो तारे होते हैं जो हमें रात में हमें दिखाई देते हैं, वो हमारी पृथ्वी से बहुत अधिक दूरी पर स्थित है। और जो हम सूर्य जिसको बोलते हैं वो भी एक तारा है, लेकिन वो हमारी पृथ्वी के बिल्कुल करीब स्थित है। ठीक है, हमारी पृथ्वी के बिल्कुल करीब स्थित है, इसलिए उसका जो जलने वाला रूप होता है, मतलब उसका प्रकाशमान वाला रूप हम होता है, वो धधकता हुआ हमें दिखाई देता है, जलता हुआ हमें दिखाई देता है। तो सर सूर्य को बोला जाता है, उसको उसको तारा क्यों नहीं बोला जाता? एक बात देखिए, जो पूरे ब्रह्मांड है, पूरा विश्व है, मतलब पूरा भारत ही देख लीजिए। पूरा भारत है जिसमें कितनी करोड़ों लड़कियां रहती हैं। कितनी रहती हैं? करोड़ों लड़कियां रहती है। ठीक है, 1 करोड़ लड़की रहती है। तो हम सबको क्या बोलते हैं? 1 करोड़ लड़कियों को मान लो, 1 करोड़ ज्यादा ही रहती है, हम लोग क्या कहते हैं? उन सबको लड़कियां कहते हैं। लेकिन उन्हें 1 करोड़ में से कोई एक लड़की ऐसी होगी, कौन सी? जो आपकी जीवन संगनी बनेगी, जो आपसे प्यार करेगी, जो आपकी वाइफ बनेगी। तो उसको क्या बोलोगे आप? उसका एक अलग नाम रखोगे ना। उसको क्या बोलोगे? अजी सुनती हो चिंटू की मम्मी, ऐसा कुछ बोलोगे ना, या फिर बाबू बोलोगे, सोना बोलोगे। अब हर लड़की को तो नहीं बोल सकते ना। उसी तरह से ये सूर्य भी हमारे लिए खास है, सूर्य भी हमारा अपना है। जैसे कि वो लड़की हमारी अपनी हो जाएगी, उसी तरह से सूर्य भी हमारा अपना है, इसलिए इसको एक नाम दे दिया गया है, एक अलग से नाम दे दिया गया है। इसको तारा ना कहते हुए सन कहा जाता है, सूर्य कहा जाता है। अच्छा ये बताइए, चांद जो है, चंद्रमा जो है, या चांद जो है जिसको मून बोलते हैं हम, वो क्या तारा है? वो तारा है क्या? चंद्रमा की खुद का प्रकाश खुद की ऊष्मा होती है क्या? नहीं होती ना। खुद की लाइट होती है कि खुद का प्रकाश होता है? नहीं होता। इसलिए चंद्रमा तारा नहीं है। तारा होने के लिए ये 2 कंडीशन हमें पूरी करनी पड़ेगी, नहीं तो वो तारा नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। हमने देखा अभी तारे का कंडीशन देखी, लेकिन आप देखते हैं कि तारे का निर्माण होता कैसे। क्या देखने वाले हम? तारे का निर्माण कैसे होता है। तो सबसे पहले क्या होता है, जब ब्रह्मांड में क्या होता है, गैसों के गोले पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं? गैसों के गोले पाए जाते हैं, जिनको बोला जाता है विरल गैस। जिनको क्या बोला जाता है? विरल गैस बोला जाता है। गैसों के जो गोले पाए जाते हैं उनको क्या बोला जाता है? विरल गैस कहा जाता है। अब इन गैसों के गोलों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण बल लगता है। गुरुत्वाकर्षण बल लगता है अंदर की ओर, जिसके कारण क्या होता है, ये गैसें जो गोले होते हैं वो एक दूसरे की, जो गैसें होती है एक दूसरे के बिल्कुल करीब आ जाती है, बिल्कुल पास पास आ जाती है। इस स्थिति को बोला जाता है निहारिका। क्या बोला जाता है? निहारिका। इस स्थिति को बोला जाता है, इंग्लिश में बोलेंगे नेबुला। इंग्लिश में क्या बोला जाएगा इसको? नेबुला इंग्लिश में बोला जाएगा। अब क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन, तारा बनने की स्थिति, सबसे प्रथम स्थिति कौन सी होती है? जब कोई तारा बनता है तो उसकी प्रथम स्थिति क्या होती है? तो उसकी प्रथम स्थिति ये होगी क्या? नहीं होगी ना। गैस तो इतनी सारी पाई जाती है, बहुत सारी पाई जाती है, लेकिन जिसमें गुरुत्वाकर्षण बल लग गया, जिसमें निहारिका बन गई, तो वो तारे की सबसे पहली स्थिति होगी। तारा बनने से पहले सबसे पहले वो क्या बनेगा? निहारिका बनेगा। ठीक है, अब निहारिका में क्या होता है, मान लो आप लोग 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हैं। ठीक है, 10 बाई 10 के कमरे में बैठे हैं, अकेले बैठे हैं, आप अकेले बैठे हैं सिंगल। लेकिन उसमें क्या हुआ, थोड़ी देर बाद 25 लोग आके और बैठ गए, तो उसमें क्या होगा? उसका तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पे जैसे दूर दूर हुआ करती थी जिसका तापमान नॉर्मल था, लेकिन ये बिल्कुल पास पास आ गई। निहारिका में, नेबुला में बिल्कुल पास पास आ जाती है, तो उसकी वजह से क्या होगा? इसका तापमान बढ़ जाएगा। इसका तापमान इतना अधिक हो जाएगा कि इसमें आग लग जाएगी। इसमें क्या हो जाएगा? आग लग जाएगी, ये जलने लगेगा। अब एक बात और याद रखना आप लोग, इसमें ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है? ईंधन के रूप में मतलब कि फ्यूल के रूप में। फ्यूल के रूप में क्या पाया जाता है? तो इसमें हाइड्रोजन पाया जाता है, इसमें हीलियम पाया जाता है, तथा कुछ अन्य गैसेस पाई जाती है। अन्य गैस पाई जाती है।
अच्छा, एग्जाम में ये पूछ लिया जाता है कि भैया तारों में या फिर सूर्य में, क्योंकि सूर्य भी एक तारा है, तारों में या सूर्य में ईंधन के रूप में हाइड्रोजन कितने प्रतिशत होती है? तो लगभग 70% हाइड्रोजन होती है। हीलियम का प्रतिशत कितना होता है? 28% हीलियम का होता है तथा 2% जो होता है अन्य गैसेस होती है। ठीक है, ये हम लोगों को समझ में आया। ईंधन के रूप में क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, हीलियम पाया जाता है तथा अन्य गैस से पाई जाती है। और जो 70% क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, 28% क्या पाया जाता है? हीलियम पाया जाता है और अन्य गैसेस पाई जाती है। ये लोग आपको याद रखना है, पूरा डाटा याद रखना है इसके बारे में। ठीक है, तो अब क्या हो गया, इसमें लग गई आग। इसमें क्या होता है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है। कौन सी अभिक्रिया होती है? नाभिकीय संलयन अभिक्रिया होती है, न्यूक्लियर फ्यूजन होता है। कौन सी अभिक्रिया होती है? न्यूक्लियर फ्यूजन अभिक्रिया होती है, जिसके कारण क्या होता है, इसमें हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हीलियम के एक नाभिक का निर्माण करते हैं हाइड्रोजन के 4 नाभिक मिलकर। तो इसको बोला जाता है नाभिकीय संलयन अभिक्रिया, नाभिकीय न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद क्या होगा? अभी यहाँ पे क्या हो गया? ये तारा बन चुका है। क्या बन चुका है? तारा बन चुका है। ठीक है, तारा बन चुका है। इसको यहाँ पे प्रथम कंडीशन हो गई, इसमें आग लग गई तो क्या बन जाता है? तारा बन जाता है। अब जब तारा बन जाता है, अब क्या होता है? तारे में जो ईंधन होता है, हर चीज लिमिटेड होती है, हर चीज की। मतलब कि आप तारों के बारे में भी सोचेंगे तो तारे जो होते हैं ना, वो क्या करते हैं? तारे, उसकी भी अंत हो जाता है, तारों का अंत हो जाता है, इंसानों को तो हो ही जाता है, तारों का भी अंत हो जाता है। तो तारे जो बन जाता है, यहाँ पर इसमें आग लग चुकी है। आग लगने के बाद इसमें क्या होता है? अब इसका फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। क्या हो जाता है? फ्यूल धीरे धीरे खत्म होने लगता है। ठीक है, अब 90% जब फ्यूल इसमें खत्म हो जाता है, कितना? 90% फ्यूल जब खत्म हो जाता है, तो ये तारा जो क्या करता है कि बड़ा रूप धारण कर लेता है, इसका आकार बड़ा हो जाता है। 90% फ्यूल खत्म हो जाने के बाद इसका क्या होता है? आकार बड़ा हो जाता है। अब जो इसके जो अंदर का जो ईंधन होता है पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है, और जो 10% जो ईंधन बचता है, फ्यूल बचता है, वो सतह पे रहता है। इसलिए इसकी चमक भी क्या हो जाती है? मंद हो जाती है और ये लाल रंग का दिखाई देने लगता है। आप लोगों ने रामायण देखी थी, आप लोगों ने महाभारत भी देखी थी। उसमें क्या होता है? कुछ राक्षस आते हैं जिसको दानव भी कहते हैं। तो जो दानव होते हैं, राक्षस होते हैं, वो क्या करते हैं? बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े आकार के हो जाते हैं। उसी तरह से ये भी बहुत बड़ा आकार ले लेता है, तो इसको दानव कहेंगे हम लोग। वो किस कलर का होता है? ये लाल कलर का होता है, इसलिए इसके लिए लाल दानव तारा कहा जाता है। लाल दानव तारा इसको कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इसको लाल दानव तारा कहा जाता है। और इसको इंग्लिश में बोलेंगे रेड जाइंट के नाम से इसको जाना जाता है। रेड जाइंट कहा जाता है, GIANT, रेड जाइंट के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो जब ईंधन इसमें समाप्त होने लगता है, तो 90% जब ईंधन समाप्त हो जाता है, तो लाल दानव तारा बन जाता है, रेड जाइंट बन जाता है। ठीक है, अब तारे के अंत होने की बातें शुरू हो गई, मतलब कि तारा मरने वाला है। ठीक है, तो इसको अपन यहाँ शिफ्ट कर देते हैं। अपने पास LED तो है नहीं, तो अपन इसको मिटा के वापस से बनाते हैं। तो जो तारा होता है वो लाल दानव तारे में बदल जाता है। किस में बदल जाता है? लाल दानव तारे में बदल जाता है। रेड, ये क्या हो गया? लाल दानव तारा बन गया, लाल दानव बन गया, रेड बन गया। इसके बाद क्या होता है? तारे के मरने की 2 कंडीशंस होती हैं। एक कंडीशन छोटा तारा बनेगा, एक कंडीशन होगा बड़ा तारा बनेगा। ये छोटे तारे की कंडीशन होगी, ये होगी बड़े तारे की कंडीशन। ठीक है, अब 2 कंडीशन तो बन गई, छोटे तारे की बन गई और बड़े तारे की बन गई। कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंडीशन बन रही है? तो हम क्या करेंगे? इसका द्रव्यमान, सूर्य से इसकी तुलना करेंगे, इसके द्रव्यमान की। तो तारे का भविष्य जो निर्भर करता है उसके द्रव्यमान पर करता है। तारे का जो भविष्य होता है उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है कि मतलब कि वो छोटा तारा बनेगा या बड़ा तारा बनेगा। सूर्य से इसकी तुलना करेंगे। सूर्य से क्या करेंगे? इसकी तुलना करेंगे। सूर्य से इसकी तुलना करेंगे कैसी? अगर इसका द्रव्यमान, इसका जो द्रव्यमान है सूर्य के द्रव्यमान से कम हुआ, सूर्य के द्रव्यमान से कम हुआ, तो क्या बनेगा? छोटा तारा बनेगा।
अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अधिक होता है तो क्या बनेगा, बड़ा तारा बनता है। क्या बनता है, बड़ा तारा बनता है। सूर्य के द्रव्यमान से इसकी तुलना की जाती है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से अगर ज्यादा है तो क्या बनेगा, बड़ा तारा बनेगा, कम है तो क्या बनेगा, छोटा तारा बनेगा। क्या आप लोगों को समझ में आ गई बात? ठीक है, तो अब हम पढ़ लेते हैं छोटे तारे की कंडीशनों के बारे में, पढ़ लेते हैं कि छोटे तारे की क्या कंडीशन रहेगी। मान लो कि इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है। क्या है, इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से कम है, तो ये क्या हो जाएगा, यहां पे पहुंच जाएगा। ठीक है, अब यहां पे पहुंचते पहुंचते इसका 99% जो ईंधन होता है वो खत्म हो जाता है। 99% ईंधन जो होता है खत्म हो जाता है, और यहाँ पे जो अंतिम बार चमकता है ये तारा, और अंतिम बार चमकता है, क्या चमकता है, अंतिम बार ये तारा चमकता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोल दिया जाता है श्वेत वामन तारा। श्वेत वामन तारा बोल दिया जाता है। इसको इंग्लिश में बोलेंगे व्हाइट ड्वार्फ। व्हाइट ड्वार्फ स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। किस नाम से, श्वेत वामन तारे के नाम से इसको जाना जाता है, व्हाइट ड्वार्फ स्टार के नाम से इसको जाना जाता है। अब जब क्या होता है, जब ये मरने वाला होता है, अंतिम बार जब चमकता है, तो मतलब इसका मतलब क्या है, कोई भी चीज अगर मरने वाली होती है तो वो क्या हो जाती है, जीवाश्म हो जाती है, उसका अंत हो जाता है। जीवाश्म क्या होता है, जिसका जीव का अंश जो होता है उसका अंश खत्म होने वाला है, तो जीवाश्म हो जाता है, तो इसको क्या बोला जाता है, जीवाश्म तारा भी बोला जाता है। जीवाश्म तारा भी इसको बोला जाता है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फॉसिल स्टार। फॉसिल स्टार इसको बोला जाता है। क्वेश्चन क्या आएगा, किस तारे को जीवाश्म तारा बोला जाता है, किस तारे को जीवाश्म तारा बोला जाता है, श्वेत वामन तारे को, व्हाइट ड्वार्फ को जीवाश्म तारा बोला जाता है, या फिर श्वेत वामन तारे को या व्हाइट ड्वार्फ तारे को क्या इंग्लिश में, मतलब इंग्लिश में क्या, श्वेत वामन तारे को या फिर व्हाइट ड्वार्फ तारे को किस नाम से भी जाना जाता है, जीवाश्म तारे के नाम से भी जाना जाता है, फॉसिल स्टार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब आगे क्या होता है, आगे क्या होता है कि अब इसमें क्या होता है, हाइड्रोजन तो पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है, बची क्या, हीलियम। तो वो धीरे धीरे हीलियम क्या करती है, कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। किस में परिवर्तित हो जाती है, कार्बन में परिवर्तित हो जाती है। और आप लोगों को पता है कि जो कार्बन होता है वो काले रंग का होता है। किस रंग का होता है, काले रंग का होता है। तो कार्बन जो होता है काले रंग का होता है, तो ये तारा किस में परिवर्तित हो जाता है, काले वामन तारे में परिवर्तित हो जाते हैं। काले वामन तारे में परिवर्तित हो जाता है। इसमें परिवर्तित हो जाता है, काले वामन तारे में परिवर्तित हो जाता है, जिसका मतलब होता है ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। किसमें परिवर्तित हो जाता है, ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। बहुत करनी है यार। तो ब्लैक डॉर्फ में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, ये तारे की अंतिम स्थिति होती है। अंतिम स्थिति होती है, किसी भी तारे की अंतिम स्थिति होती है अगर वो छोटा तारा बनता है तो। ठीक है, लेकिन ये तो हो गया अंतिम स्थिति। क्वेश्चन क्या होगा, छोटे तारे का या फिर किसी तारे की अंतिम स्थिति क्या होती है, ब्लैक डॉर्फ होती है। यहाँ पे वो बिल्कुल रूप से चमकना बंद कर देता है, वो काले में परिवर्तित हो जाता है, कार्बन में परिवर्तित हो जाता है और ब्रह्मांड में कहीं ना कहीं विलीन हो जाता है। ठीक है, लेकिन अब ये सब मैं मिटा दूं, ये मैं मिटा देता हूं। छोटे तारे की कंडीशन हम लोगों को समझ में आ गई, अभी मैं मिटा देता हूं। अगर इसका द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान से ज्यादा है तो कौन सा तारा बनेगा, बड़ा तारा बनेगा। अब बड़ा तारा जो बना उसके कारण क्या हुआ, बड़ा तारा बना। तो जब ये बड़ा तारा बना ऐसे, तो इसको बोला जाएगा सुपरनोवा। सुपरनोवा इसको बोला जाता है। क्या नाम से जाना जाता है, सुपरनोवा इसको कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलेंगे तो अभिनव तारा बोलेंगे। क्या बोलेंगे, अभिनव तारा। क्या कहा जाता है इसको हिंदी में, अभिनव तारा कहा जाता है, सुपरनोवा कहा जाता है। ठीक है, अब क्या होगा, ये सुपरनोवा थोड़े दिन तो ऐसे ही रहेगा, लेकिन इसमें क्या होगा, ब्लास्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। और जब ये ब्लास्ट हो जाता है तो 4 प्रकार के तारों का निर्माण हो सकता है। इसमें क्या कंडीशन होती है कि इसमें कितने प्रकार के तारों बन सकते हैं, 4 प्रकार के इसमें तारे बन सकते हैं। कौन कौन से तारे बन सकते हैं इसमें 4 प्रकार के, पहला बनेगा जिसको बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा।
न्यूट्रॉन तारा बोला जाता है। दूसरा होता है पल्सर, तीसरा होता है क्वेसर, और चौथा वाला कौन सा होता है? ब्लैक होल होता है। ब्लैक होल, जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा लेकिन उसके बारे में आप लोगों को पता नहीं होगा। ठीक है। सुपरनोवा होगा, सुपरनोवा में क्या होगा? अभिनव तारा होगा। अभिनव तारे में क्या होगा? एकदम से ब्लास्ट होगा। ब्लास्ट हो जाने के बाद इनमें से किसी एक तारे में वो परिवर्तित हो जाएगा। चारों में परिवर्तित नहीं होगा, लेकिन अगर जब ब्लास्ट होता है तो वो अपने आप पे डिपेंड करता है कि वो किस तारे में परिवर्तित होता है, उस समय की कंडीशन क्या होती है, उसमें परिवर्तित होता है। तो न्यूट्रॉन तारा जो होता है, जब ऐसा तारा तब बनता है, कब बनता है? जब उस पर किसी प्रकार का आवेश नहीं रहता, किसी भी प्रकार का इलेक्ट्रॉन उसमें नहीं रहते, किसी भी तरह का उसमें आवेश नहीं पाया जाता, तो उसमें बनता है न्यूट्रॉन तारा। ठीक है। लेकिन अगर वो तारा ब्लास्ट करके जोर जोर से घूमने लगता है, तीव्र गति से घूमने लगता है, तो वो क्या बन जाता है? पल्सर तारा बन जाता है। किन से बन जाता है? पल्सर तारा बन जाता है। लेकिन अगर इससे थोड़ी सी कम गति से घूमता है तो वो कौन सा बनता है? क्वेसर बनता है। ठीक है। तो ये जो दोनों तारे होते हैं वो घूर्णन करते हैं, घूमने लगते हैं, जोर गति से घूमने लगते हैं, इसलिए इन तारों का बनना होता है। अगर ब्लास्ट होने के बाद उस तारे का घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ता जाता है, घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, उसकी आकृति छोटी होती गई, घनत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया, अपने आप में ही समाते गया वो तारा, तो वो क्या बनेगा? ब्लैक होल बनेगा। मतलब ब्लैक होल का घनत्व इतना अधिक होता है कि उसकी एक चम्मच मिट्टी भी अगर उठाएंगे तो 10 हाथियों के वजन के बराबर होगी। तो समझ लीजिए ब्लैक होल का जो घनत्व होता है वो कितना ज्यादा होता है, डेंसिटी जो होती है कितनी ज्यादा होती है। तो ब्लैक होल जो होता है वो बन जाता है। ब्लैक होल इतने खतरनाक होते हैं कि अगर वो पृथ्वी से भी टकरा जाएंगे, लगभग सूर्य, हमारा जो सूर्य होता है उससे दुगनी आकृति का होता है, दुगनी साइज होती है उनकी, है ना। तो इतना अगर हमारे सूर्य से, अगर सूर्य के पास भी आ गया ये, तो सूर्य को निगल जाएगा, पूरी पृथ्वी को निगल सकता है, इतना खतरनाक होता है। अच्छा, ये ब्लैक होल हमें दिखाई नहीं देते। ब्लैक होल हमें क्यों दिखाई नहीं देते? क्योंकि ये जो होते ना ब्लैक होल, इस पे किसी भी दूसरे तारे का जब प्रकाश जाता है तो वो प्रकाश को भी निगल जाता है। हमें कोई सी चीज कैसे दिखाई देती है? रिफ्लेक्शन के कारण। ये बोर्ड हमें, ये डस्टर मुझे दिखाई दे रहा है, तो इसमें क्या हो रहा है? जो प्रकाश आ रहा है वो टकरा के वापस से मेरी आंखों तक पहुंच रहा है, तब हमें दिखाई दे रहा है। आप लोगों को ये बोर्ड दिखाई दे रहा है, इसमें जो अक्षर दिखाई दे रहे हैं, तो जो प्रकाश आ रहा है इससे टकरा के हमारी आंखों तक पहुंचता है, तो वो क्या होता है? उसके कारण हमें चीजें, वस्तुएं दिखाई देती है। लेकिन इसमें क्या होता है? ये प्रकाश को भी निगल जाता है, अपने अंदर ही समाहित कर लेता है, तो ये चीजें हमें दिखाई नहीं देता। जो ब्लैक होल होता है वो दिखाई नहीं देता, वो घूमता रहता है। तो उम्मीद कीजिएगा ऐसे ब्लैक होल हमारी पृथ्वी से ना टकराया जाए, है ना। तो ऐसा होता है। तो हमने तारों की चारों स्थितियों के बारे में पढ़ लिया, और छोटे तारे के बारे में भी पढ़ लिया, बड़े तारे के बारे में भी पढ़ लिया, ये सब चीजें हमने पढ़ ली। अच्छा,